If you can't keep your eyes on the screen for a while, listen to our podcast on the go, in your car, at the supermart, while waiting for your coffee to be ready or taking your dog for a walk. स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स देखिए, टोटल रिटर्न इन लास्ट 30 years, more than 90% रिटर्न इज मेड ओवरनाइट एंड इट डज नॉट रिक्वायर योर कंटिन्यूस अटेंशन। जो भी हम लोग ने 2 साल पहले लॉन्च किया, पूरे ऐसे ही बेसिस पे हम लोग ने लॉन्च किए, उसी के बेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई भी चीज़ मल्टीबैगर होता है, हाँ। 1 से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होता है, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। राइट। आप भले 37% टाइम जीतते हो, लेकिन आप जब भी जीतते हो तभी कितना जीतते हो। नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए पॉडकास्ट में। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो है राकेश पुजारा जी, कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स LLP के फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। राकेश पुजारा जी, वेलकम सर। थैंक यू विजय भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सर, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है और मैंने बहुत कुछ देखा है कि आप ज़्यादातर फ्यूचर्स और ऑप्शंस के रिलेटेड बहुत सारी जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग होती है, ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, उसके बारे में बात करते हो। बट शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि आप इक्विटीज़ में भी बहुत सिस्टमेटिक वे में ऑटोमेटेड काम करते हो। बिल्कुल। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। बट उससे पहले सर, हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको आपके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो उनके लिए सर अगर आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे सको कि आपने शुरुआत कैसे की मार्केट में। So basically I'm a commerce graduate, BCom, and then I got a professional degree, ICWA. So my entry in the market happened in December 1991 when I was in the last year of BCom. तभी काफ़ी दर्शकों को पता नहीं होगा, तभी हर्षद मेहता का बुल रन चालू था। तो स्टूडेंट काफ़ी, जैसे अभी भी काफ़ी स्टूडेंट इन्फ्लुएंस हो जाते हैं मार्केट से, वैसे मैं भी इन्फ्लुएंस हो गया। और दिसंबर 1991 में कुछ हमारे दोस्त लोगों ने मिलके मार्केट में थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू किया एंड ऑल दैट। एंड इन्वेस्टमेंट वाज ऑन अ बोरोड मनी, मतलब मार्केट से पैसा उठाया, क्योंकि वहाँ पर माहौल ऐसा था, कुछ भी ले लो भाव बढ़ जाता था। तो हमने सोचा हम भी कुछ भी ले लेंगे तो भाव बढ़ जाएगा, ये दोस्त ने दिला दिया, वो दोस्त ने दिला दिया, तो मार्केट से पैसा बोरो कर लिया और फिर इन्वेस्टमेंट किया। और अप्रैल 1992 में मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और हम लोग गोवा घूमने गए थे और तभी मार्केट का क्रैश हो गया। बाय द टाइम वी केम बैक फ्रॉम गोवा, मेरा पूरा कैपिटल वाइप हो चुका था। क्योंकि वहाँ तब काफ़ी लोगों को पता है कि नहीं, तभी वायदा बाजार चलता था। तो मतलब आप लेवरेज पोजीशन, जैसे अभी स्टॉक फ्यूचर बाजार है, वैसे वहाँ वायदा बाजार चलता था और काफ़ी लेवरेज पोजीशन होती थी और उसमें पूरा कैपिटल साफ़ हो गया। तो ये मेरा पहला एनकाउंटर था मार्केट से। और तभी जाके समझ में आया कि बिना सोचे समझे ये मार्केट में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और ये मार्केट लगता बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान है नहीं, और उसको अच्छी तरह से स्टडी करके, धीरे धीरे करके, समझ के धीरे धीरे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये मेरा पहला 1992 का एनकाउंटर रहा। फिर मैंने ICW अपना कंप्लीट किया और फिर काफ़ी जॉब्स किए मैंने, अकाउंट्स, फाइनेंस में 4-5 साल, 6 साल तक जॉब्स किए, क्योंकि काफ़ी नुकसान भी हो चुका था। एंड आई एम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड, तो कभी पॉकेट में पैसे भी तो नहीं थे, तो जिनसे लिया था उनको भी तो चुकाना था। तो काफ़ी 7-8 साल जॉब किया। बाद में मार्च 1999 में मैंने एक ब्रोकर की ऑफिस ज्वाइन की एज अ फाइनेंस मैनेजर देयर। वहाँ फिर मैंने मार्केट को बहुत नज़दीक से देखा और मार्केट में समझ में आया कि भाई अगर आप ढंग से काम करो और कैलकुलेशन से काम करो तो आपको पैसा मिल सकता है। तभी काफ़ी आर्बिट्राज चलता था, फंड बेस्ड आर्बिट्राज। NSE BSE का सेटलमेंट साइकिल दूर था। NSE का मुझे लगता है सेटलमेंट ट्यूसडे को था और BSE का सेटलमेंट था वो फ्राइडे को था। तो उसके बीच में काफ़ी आर्बिट्राज चलता था। तो आर्बिट्राज चीज़ ऐसी है जो एब्सोल्युटली रिस्क फ्री मनी है आपको। तो वो ज़माने में पर वीक 2% कमाते थे हम। पर वीक? पर वीक। वो मतलब वो भी आर्बिट्राज में, आपको कुछ रिस्क ही नहीं लेना है। हाँ। यहाँ लिया है वहाँ बेच दिया है, फिर वहाँ लिया यहाँ बेच दिया है, और पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। तो मैंने जब ये देखा ये पर वीक 2% फ्री, रिस्क फ्री मिल रहा है, फिर वापस मैंने मार्केट से पैसा बोरो किया और फिर वहाँ से मेरा प्रॉफिटेबल जर्नी चालू हुआ। फिर काफ़ी मैंने देखा लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, जॉबिंग करते हैं और पैसा बनाते हैं। तो वहाँ पर मैंने पूरा एक डेस्क सेटअप किया, प्रोप्राइटरी डेस्क जिसको बोलते हैं। हाँ। तो ट्रेडर को हम रिक्रूट करते हैं, उसके बाद उसको ट्रेनिंग देते हैं
और बाद में वो जॉबिंग, उसको इंट्राडे को जॉबिंग बोलते थे तभी, और जॉबिंग करो आप, BTST करो, आज लेके कल बेचो, क्योंकि वो 2001 में जो यूनिफॉर्म सेटलमेंट आ गया, मतलब दोनों एक्सचेंज का सेटलमेंट यूनिफॉर्म हो गया। सर इससे पहले आप आगे बोलो तो ये जो आर्बिट्राज वाला मीनिंग था बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, तो वो क्या होता था? आर्बिट्राज मतलब ये एक होता है कि एक मार्केट में कोई चीज़ 100 रुपये में मिल रहा है, हाँ, और दूसरे मार्केट में 101 रुपये में बेच रहा है। हाँ, मतलब NSE BSE NSE तो एक मार्केट था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा मार्केट था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तभी तो रीजनल स्टॉक एक्सचेंज भी थे, जैसे कलकत्ता, अहमदाबाद, वैसे तो काफ़ी आर्बिट्रेज चलता था। तो हम तो NSE BSE ही करते थे। तो आपको मान लो रिलायंस 100 रुपये में यहाँ पे मिल रहा है और 101 में वहाँ पर बिक रहा है, तो ये 1 रुपया फ्री का है, आपने यहाँ से लिया वहाँ बेच दिया, तो आप कुछ रिस्क अज्यूम नहीं कर रहे हो। तो वो जो डिफरेंस था वो आपका प्रॉफिट हो गया। हाँ, तो वो आप बोल रहे थे कि हफ्ते का 2% वैसे हफ्ते का 2%। ओके, क्योंकि तभी अगर आपको याद हो तो तभी केतन मार्केट का बूम चालू था, केतन तो पारेख का K10 जो केतन पारेख, सॉरी, तो K10 तभी बोलते थे, ऊपर अपना हिमाचल एंड ग्लोबल एंड पेंटाफोन, सिल्वर लाइन, तो वो दिन में 20-20% बढ़ते थे। ओह, तो उसके कारण क्या है, कोई एक्सचेंज में कोई शॉर्ट रह गया, कोई एक्सचेंज में कोई लॉन्ग रह गया, तो उसके कारण डिफरेंस बहुत रहता था। तो हफ्ते का 2-2% का आर्बिट्राज मैंने किया हुआ है। एंड ऐसे मेरी शुरुआत हुई प्रॉफिटेबल जर्नी की। फिर धीरे धीरे जॉबिंग देखा, फिर हम लोग ने देखा कि भाई BTST भी होता है, क्योंकि इट इज स्टैटिस्टिकली एस्टेब्लिश फैक्ट कि मोस्ट ऑफ द रिटर्न्स आर मेड ओवरनाइट। ओके, अगर आप स्टॉक मार्केट का रिटर्न्स देखिए, टोटल रिटर्न इन लास्ट 30 ईयर्स, और आप उसको डिवाइड करिए कि एक इंट्राडे है और एक ओवरनाइट है, तो मोर देन 90% रिटर्न इज मेड ओवरनाइट। तो बड़े गैप अप से या जो भी, मतलब आज जो क्लोज हुआ और कल जो क्लोज हुआ, उसका जो डिफरेंस है वो ओवरनाइट रिटर्न है, और दिन भर में जो मूवमेंट आया वो इंट्राडे है। तो 90% ऑफ द रिटर्न लास्ट 30 साल का रिकॉर्ड है, आप चेक कर सकते हैं, ओवरनाइट है। ओके, तो ये कंसेप्ट को भी हम लोग ने यूटिलाइज किया और पूरा एक डेस्क चालू किया, जिसको BTST डेस्क बोलते हैं, बाय टुडे सेल टुमारो। ओके, मतलब 2:30 बजे के बाद 3:30 तक बाइंग पोजीशन बनती है, और सुबह जब भी मार्केट खुलता है तभी 9:55 को भी खुलता था, बाद में 9:15 को हो गया ऑफकोर्स। तो मार्केट खुलने के बाद धीरे धीरे 9:15, 9:30, 10:30 तक वो बेचते हैं। ओके, तो उस पर एक अल्फ़ा था, और वो अल्फ़ा आज भी है, काफ़ी लोग आज भी कर रहे हैं। तो वैसा पूरा एक डेस्क तैयार किया गया। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज हेडिंग अ डेस्क विच वर हैविंग 125 ट्रेडर्स। ओह, तो वहाँ हम लोग फिर 2008, 9, 10 में हम लोग ने देखा कि भाई ये जो बुल मार्केट था 2003 से लेके 7 तक का, उसमें बहुत पैसे बने, लेकिन 8 में जो क्रैश आया उसके बाद काफ़ी डिस्क्रिप्शन, इसको मैं डिस्क्रिप्शनरी ट्रेडर बोलता हूँ, जो जॉबिंग करते हैं, स्क्रीन देख के करते हैं या BTST करते हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रगल करने लगे और जो पैसा कमाया था वो खोने लगे। तो तभी मुझे एक थोड़ा क्यूरियोसिटी आया कि भाई कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपना कैश फ्लो का मॉडल जो है ऐसा अनसर्टनिटी पर नहीं बेस कर सकता। आपको कैश फ्लो की सर्टनिटी चाहिए। आप एक ऑर्गेनाइजेशन लेके बैठे हो, उसमें कुछ खर्चे हैं, फिक्स खर्चे हैं, आप कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके बैठे हो, तो अभी 2 साल कमाया, 3 साल नहीं कमाया, तो ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं हो सकता है। तो वहाँ से मुझे एक क्यूरियोसिटी आई कि मैं ऐसा कौन सा बिजनेस मॉडल बनाऊँ जिससे मैं हर साल पैसा कमाऊँ। क्योंकि अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो या ट्रेडिंग करते हो, जॉबिंग करते हो, तो आप भी ये मानोगे कि तेजी में बहुत अच्छा पैसा बनता है, फिर मंदी में कुछ काम करने को नहीं होता है। अभी लास्ट 6 महीने से तो सर पैसा बन नहीं रहा है, उल्टा खो रहे और दूसरा काम नहीं है कि सुबह उठ मैं ऑफिस क्यों जाऊँ। राइट, कोई मोटिवेशन नहीं है, वॉल्यूम नहीं है, तो ऐसे तो बिजनेस नहीं चल सकता। क्योंकि आपके घर के खर्चे हैं, आपने एम्प्लॉय को एम्प्लॉय करके रखा हुआ है, कैपिटल इन्वेस्ट करके रखा हुआ, उसका भी एक कॉस्ट है। तो आपको खाली एक ही मार्केट एक्सप्लोर नहीं करना है, विच इज़ बुल मार्केट, विच इज़ लॉन्ग ओनली इक्विटीज। आपको शॉर्ट साइड भी देखना है, करेक्ट, आपको मंदी भी खेलना है, उसमें से भी पैसा आना। तभी मैंने 2011-12 में लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स डेवलप करना चालू किया। स्टॉक फ्यूचर मार्केट अपने वहाँ काफ़ी सालों से एक्टिव है, तो हाई बीटा स्टॉक्स में लॉन्ग शॉर्ट फ्यूचर का 2012 से मैंने ये चालू है हमारा। लॉन्ग शॉर्ट मतलब आप एक स्टॉक को बाय भी करोगे और जब वो शॉर्ट होगा उसको शॉर्ट भी करोगे। तो जब खराब लग रहा है तो बेचे, और अच्छा लग रहा है तो ले, और अच्छा लग रहा है और खराब लग रहा है का मैंने डेफिनेशन कर दिया। ओके, मतलब आपने रूल बना दिया, रूल बेस्ड बना दिया। ऐसा अच्छा लग रहा है वो क्या है, व्हाट डू मीन बाय अच्छा लग रहा है कि ये फलाना दिन का 1 चीज हुआ, 2 चीज हुआ, 3 चीज हुआ, तो ये बाय है।
ये 1 2 3 चीज हुआ तो ये सेल है। तो ये कंप्लीटली रूल ड्रिवन बना दिया। ऐसा नहीं कि भाई राकेश पुजारा को अच्छा लग रहा है या राकेश पुजारा को खराब वो लग तो रहा है। फिर डिस्क्रिप्शनरी होगा। तो ये पूरा रूल ड्रिवन 2012 में मैंने डेवलप करना चालू किया। 5-6 साल तक काफ़ी मैंने सिस्टम्स डेवलप किए। 2016 में मैंने इन्वेस्टमेंट का सिस्टम बनाया। इन्वेस्ट का बनाया एब्सोल्युटली रूल ड्रिवन इन्वेस्टमेंट का सिस्टम 2016 में बनाया। और 2018 जनवरी से मैंने अपना खुद का कंपनी फॉर्म किया जिसका नाम है कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर्स, जहां हम लोगों ने काफ़ी साल रिसर्च किया और कुछ लॉन्ग ओनली मॉडल्स विच इज़ इक्विटी इन्वेस्टमेंट मॉडल्स बनाए और काफ़ी लॉन्ग शॉर्ट मॉडल फ्यूचर के बनाए और काफ़ी ऑप्शन के भी मॉडल बनाए। तो हमारा एक एल्गोरिथम बेस्ड भी रिसर्च है हमारा कि भाई कंप्लीटली ऑटोमेटेड एल्गोरिथम ड्रिवन ऑप्शन ट्रेडिंग हुआ या फ्यूचर ट्रेडिंग हुआ। तो अभी एक एक चीज़ को हम प्रोडक्टाइज करके मार्केट में लेके आ रहे हैं। तो 2 साल पहले यही एक चीज़ हम लोग ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे स्मॉल केस के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया अंडर द नेम ऑफ CWA एवरेस्ट 10, CWA ऑल कैप 25, ऑल कैप 35, CWA मिल्क 25। ऐसे हमारा 6 बास्केट हम लोग ने 22 मार्च 2023 को लॉन्च किए। और वही सिलसिले में मुझे लगा कि क्यों नहीं एक वार्तालाप किया जाए कि हमारी ये लॉन्च को 2 साल हो रहे हैं तो 2 ईयर एनिवर्सरी है, तो हम लोग इसके बारे में बात करें और ऑडियंस को भी हम बताएं हम क्या कर रहे हैं और उनका फ़ायदा उनको भी हो। तो यही एक भावना थी, इसके हिसाब से ही अपना वार्तालाप हो रहा है। सर मैंने आपको पहली बार है ना एक इवेंट में मैंने आपको देखा था जहाँ पे मैं वो इवेंट अटेंड करने गया था और वहाँ पे आपने मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी का एक सिस्टम आपने वहाँ पे डिस्कस किया था और वो पूरा रूल ड्रिवन था। एब्सोल्युटली। और उसमें शायद ये लॉन्ग शॉट वाला ही था जहाँ पे आपने बताया था कि ये कंडीशंस है तो लॉन्ग होगा, ये कंडीशंस है तो सेल होगा। और पता है मैं भी मतलब पिछले 10-11 साल से मार्केट में स्ट्रगल कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब हम डिस्क्रिशनरी काम करते हैं, जब हम ऐसे सोच के काम करते हैं कि मुझे लग रहा है ये स्टॉक ऊपर जाएगा और मुझे लग रहा है ये होगा ना, तब हम पैसा नहीं कमाते। बट अगर आपको एक छोटी सी सिस्टम को भी फॉलो करते हो 1 साल तक, भले वो सिस्टम फिर ऐसी हो कि भाई अगर कोई स्टॉक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा तो बाय करूंगा, 20 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो सेल करूंगा। उसके बाद आप उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट रूल लगा सकते हो कि आपकी एंट्री को आप कैसे और अच्छी तरीके से रीडिफाइन कर सकते हो, आपकी एग्जिट कहाँ पे होनी चाहिए, आपका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, आपकी पोजीशन साइजिंग क्या होनी चाहिए। मतलब जो मैंने आपको पहले बताया वो था मेरा सिस्टम का लॉजिक। उसके बाद उसको और फाइन ट्यून करने के लिए कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो मैंने उस दिन वहाँ पे देखा था कि आपने वो सिस्टम समझाया था। बट सर आज मैं आपसे वो सिस्टम के बारे में नहीं पूछूंगा क्योंकि फ्रैंकली मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर इक्विटी में होता है और इन्वेस्टमेंट साइड पे है। हाँ, इन्वेस्टमेंट साइड पे होता है। मेरा मन ऐसा है कि मैं पूरा दिन स्क्रीन पे बैठ के ट्रेडिंग, मुझे इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, मेरे से नहीं होता है सर वो। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे पास एक सर्टन इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, उसको मैं सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है सर? ये बिल्कुल पॉसिबल है और अगला 30-40 मिनट जो भी बिताएंगे वही डायरेक्शन में बिताएंगे। और मैं एट द एंड ऑफ दिस कन्वर्सेशन यू विल फाइंड के इतनी आसान चीज़ चलती है और रिटर्न भी जनरेट करती है और सिस्टमेटिकली करती है, रूल ड्रिवन करती है एंड इट डज नॉट रिक्वायर योर कंटिन्यूस अटेंशन। मतलब रोज़ 9:15 से 3:30 आपको बैठना नहीं है। एंड हमारे जो भी स्मॉल केस लॉन्च हुए या जो भी हम लोग ने 2 साल पहले लॉन्च किए, पूरे ऐसे ही बेसिस पे हम लोग ने लॉन्च किए जो प्राइस एक्शन बेस्ड एल्गोरिथम्स, रूल ड्रिवन एल्गोरिथम, और उसी के बेस में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो रूल बेस्ड ट्रेडिंग तो काफ़ी लोगों ने सुना था, लेकिन इन्वेस्टिंग काफ़ी नया कंसेप्ट है और वी आर वन ऑफ द पायोनियर्स। आई विल नॉट से आई एम द पायोनियर, बट we are one of the few pioneers who are propagating these systems in India. मेरे काफ़ी कलीग्स भी है वैसे, वो लोग भी करते हैं। लेकिन क्वांट इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं या प्राइस एक्शन बेस्ड इन्वेस्टिंग बोलते हैं या रूल ड्रिवन इन्वेस्टिंग बोलते हैं, उसके बारे में आज बात करेंगे। तो जब भी मैं जॉब कर रहा था 2017-18 तक मुझे दूसरा एक चैलेंज आया। मुझे एक समझ में आया कि ये तो स्टॉक भाव तो ऊपर जाते हैं लेकिन घटते भी हैं। तो मतलब देयर आर 2 साइड्स टू द मार्केट, बुल एंड बेयर। करेक्ट। दूसरा मेरे को समझ में आया कि देयर आर 4,000, 5,000, 6,000 कंपनीज। मतलब तो उसमें से मतलब मैं क्या लूँ, कैसे लूँ। और दूसरा मैंने ये देखा कि म्यूचुअल फंड में हम लोग ने बैक टेस्ट किया है, 12-13 साल का रिकॉर्ड है। अगर आप ETF में इन्वेस्ट करते हो मोटा मोटी,
तो आप करीबन 12% आपको रिटर्न आता है, करेक्ट, अराउंड 12%, एंड विच इज इक्विवेलेंट टू द नॉमिनल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया। कि भाई आप 4% इन्फ्लेशन पकड़ लो, 6-7% आपका ग्रोथ पकड़ लो, करेक्ट, उसके आजू बाजू इंडेक्स का अर्निंग्स आता है और उसके आजू बाजू ही आपका रिटर्न आता है ETF का। तो ये बहुत सिंपल एंड आसान है। FD से तो बेटर रिटर्न ही आता है अगर ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड, अब म्यूचुअल फंड में देखो 50 म्यूचुअल फंड है, हज़ारों म्यूचुअल फंड है, इफ़ यू फाइंड अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग गुड म्यूचुअल फंड, प्रोबेबली यू विल बी एबल टू अर्न 16, 17, 18%। बट सर प्रॉब्लम ये होती है ना, अभी मैं 4 दिन पहले ही एक ट्विटर पे एक ट्वीट देख रहा था, किसी भाई ने किया था कि ये म्यूचुअल फंड में अगर आपने 17 लाख रुपए लगाए होते 2013 में तो आपके 4 करोड़ होते। बट सर मैं अपनी वाइफ के साथ तभी वॉक कर रहा था और मैंने मेरी वाइफ को पूछा इसने 2013 में ये बोला क्यों नहीं। तो प्रॉब्लम ये होता है ना सर। सो हाइंडसाइट एनालिसिस बहुत इजी होता है। हाँ, लेकिन हम लोग ने हाइंडसाइट एनालिसिस तो किया लेकिन उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया। सो एट सम पॉइंट यू हैव टू स्टार्ट, ओके, तो देयर हैज टू बी स्टार्टिंग पॉइंट। आज मेरे लिए पिछले 10-12 साल थे वो हाइंडसाइट थे, जो मैंने 2023 में लॉन्च किया। करेक्ट, तभी वो 12-13 साल मैंने बैक टेस्ट करके लॉन्च किया, तो वो मेरे लिए हाइंडसाइट था। लेकिन अभी ये 2 साल तो लाइव है, तो ये लाइव जर्नी चालू हो गई। तो जो हाइपोथेसिस हमने सोचा था वो लाइव में प्रूव भी हो रहा है। तो एक तो आपको देखो, कोई भी रूल बेस्ड या एल्गोरिथम बेस्ड अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट सिस्टम बनाते हैं या ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, आपको मान के चलना पड़ेगा कि आपको डेटा चाहिए, उसको आप बैक टेस्ट करेंगे और वहाँ जो चला है वही आप चलाएंगे। अब नहीं चलाए वो तो चलाएंगे नहीं। करेक्ट, हाउ यू गो टू नो, और आगे क्या चलने वाला है वो भी किसी को पता नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कार्डिनल रूल्स है या जो बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, कुछ बेसिक फिनोमिना है मार्केट में, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, इट्स अ फिनोमिना, it works. Okay, there is something called momentum, it works. There is something called mean reversion. So these are all, I would say, time tested method, like 100-200 साल से टेस्ट किए मेथड है जो चलते ही चलते हैं। If you use those methods and build your algorithms around that, probably जो पास्ट में हुआ है वो रिपीट भी होगा। तो हम लोगों ने पाया कि अगर इफ़ यू फाइंड अ मेथड ऑफ सेलेक्टिंग गुड म्यूचुअल फंड्स, गुड इक्विटी म्यूचुअल फंड, देयर इज 5-6% मोर टू बी मेड। म्यूचुअल फंड में एक दिक्कत ये आता है, तो टाइमिंग जो है वो इन्वेस्टर नक्की करता है। आपने फंड मैनेजर को पैसा दे दिया, फंड मैनेजर को पैसा इन्वेस्ट ही करना है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है। करेक्ट। दूसरा ये है कि उनका साइज, मतलब इजी एंट्री इजी एग्जिट नहीं मिलता है, क्योंकि लाखों की संख्या में वो लोग लेते हैं, लाखों की संख्या में। सो दे आर द मार्केट मूवर्स, दे मूव द प्राइस। तो उसमें स्लिपेज भी काफ़ी होता है। इफ़ यू पिक अप द स्टॉक योरसेल्फ डायरेक्टली, then there is another alpha of 5-6% if you are a good stock picker. Correct, right. So हम लोग ने पास्ट के मल्टीपैगर्स को एनालाइज किया। इफ यू आर अ गुड स्टॉक पिकर, तो आप करीबन 24% के आजू-बाजू आप जनरेट कर पाते थे। हर कोई नहीं कर पाता। हमेशा व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टॉप 10 परसेंटाइल ऑफ द पीपल। म्यूचुअल फंड भी टॉप 10 परसेंटाइल पकड़ लो, और क्योंकि हर एक जन का बस का काम नहीं है, 90% लोग अंडर परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ आपको एक समझ में आ गया कि डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट करने से एडिशनल अल्फा तो है ओवर एंड अबव इक्विटी। राइट। एक दूसरा हम लोग ने ये पाया कि लास्ट 215 साल का रिकॉर्ड है कि इक्विटी आउट परफॉर्म्स ऑल अदर एसेट क्लास। तो ये यूएस मार्केट का डेटा है, इंडिया का मार्केट का डेटा तो 30-40 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। और 215 साल के रिकॉर्ड में स्टॉक्स हैज़ ऑलवेज आउट परफॉर्म बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स, गोल्ड, रियल एस्टेट एंड इवन डॉलर। तो और वो आउट परफॉर्मेंस करीबन इन्फ्लेशन एडजस्टेड 3-3.5% का ओवर अ पीरियड ऑफ 215 ईयर्स है। तो कंक्लूजन ये रहा कि इक्विटी इज अट्रैक्टिव, यू कैन गो एंड इन्वेस्ट इन ETF और यू कैन पिक म्यूचुअल फंड योरसेल्फ who are investing in equities, or you can directly pick up equities yourself. तो हर एक में अल्फा इंक्रीज होता है, लेकिन काम भी बढ़ता है। बट जितना अल्फा बढ़ रहा है उतना तो अभी I'll come to the challenges. रिस्क भी बढ़ रहा है। So अभी बिकॉज म्यूचुअल फंड आर 4-500, Yes, yes. बट स्टॉक्स आर 4-5,000 सर। सो ये मैंने पहला हमारा जो गोल था वो सेट किया कि इक्विटी में इन्वेस्ट करना है और डायरेक्ट इक्विटी में करना है। तो वहाँ पर अल्फा ज़्यादा है। एक तो सबसे पहला तो इक्विटी एज असेट क्लास चूज करना है। करेक्ट। उसमें से बेस्ट मेथड इफ यू आर अ गुड स्टॉक पिकर इज डायरेक्ट इक्विटी। नाउ आई विल कम टू द चैलेंजेस ऑफ डायरेक्ट इक्विटी। समझ में आ गया रिटर्न वहाँ पर है, लेकिन जहाँ रिटर्न ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, चैलेंजेस भी ज़्यादा है। सबसे पहला तो अपने मार्केट में करीबन 4,500 स्टॉक रोज ट्रेड होते हैं। हाँ, लिस्टेड स्टॉक तो करीबन 6,000 है, 5,500-6,000, 4 से 4,500 स्टॉक रोज ट्रेड होते हैं।
दूसरा आपको इंटरनेशनल ट्रैक करना है, ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स ट्रैक करना है, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, ट्रंप ने क्या बोला, टैरिफ डाला कि नहीं डाला, टैरिफ वापस हटाया कि नहीं हटाया, वो ट्रैक करना है। अब बाद में आपको ट्रैक करना है आपकी कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री अच्छी है, वो इंडस्ट्री में कौन सी कंपनी अच्छी है, वो कंपनी में आप कौन सा स्टॉक लोगे, मतलब वो कंपनी का स्टॉक लोगे, कितना लोगे, कभी लोगे, टाइमिंग कैसे करोगे, और लोगे तो कितना खड़ा रहोगे, स्टॉप लॉस करोगे तो कैसे करोगे, विनर्स को कैसे राइड करोगे, पोजीशन साइजिंग क्या करोगे, हाँ। मतलब 2% लोगे, 4% लोगे, 5% लोगे, 10%, और टाइमिंग करने जाओगे तो इट इज जनरली फाउंड आउट, देयर इज अ वेल्स फार्गो का रिसर्च, इफ यू मिस बेस्ट 40 days इन द मार्केट इन लास्ट 25 years योर रिटर्न इज 0। ओके, राइट। तो टाइमिंग का भी इशू है। अगर आपने बेस्ट, जैसे आज जो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो मार्केट में अच्छा दिन है, आज अच्छा दिन अच्छा है, दिन है, लेकिन इसके पहले के दिन बुरे थे। अगर हम इन्वेस्टेड नहीं है तो आज का अच्छा दिन मिस हो गया। राइट। तो अगर 25 सालों में ऐसे करीबन 40 दिन अगर आपने मिस कर दिए, विच इज एवरेज 2 days a year, देन योर रिटर्न इज 0। तो ये सारी चैलेंजेस है डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग की। उसको हमने कैसे सॉल्व किया? हम लोग ने क्या किया कि भाई हर एक चीज़ जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, आप आम इन्वेस्टर, आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है? चलो, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई 4-5 हज़ार में से कौन सा स्टॉक लेने का, नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन आता है कि उसको कब लेने का। बिल्कुल, बिकॉज अगर मैं टाटा मोटर को 1000 रुपये पे लूँ तो वो तो गलत हो जाएगा। बिल्कुल। या मैं माजगांव को 7000 पे लूँ, बराबर। राइट। तीसरा चैलेंज ये आता है कि मुझे कितना लेना चाहिए। अभी मेरा एक फ्रेंड मुझे मिला था, उसके पोर्टफोलियो में एक स्टॉक था जो 400% ऊपर था, बट उसके पास वो सिर्फ 10 क्वांटिटी थी। ओके। तो मैंने बोला पूरी बात क्यों नहीं बोलता है तू? उसने मुझे बोला विजय मैंने देख 4 टाइम एक स्टॉक में बनाया, पर मैंने बोला कितना बनाया, दैट इज द मोस्ट व्हाट वाज योर पोजीशन इम्पोर्टेंट। साइज? मैं ऐसा मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट आपकी लाइफस्टाइल बदलनी चाहिए, आपका एड्रेस बदलना चाहिए। तो वो कब होगा? जब आप सफिशिएंट कैपिटल वहाँ पे मीनिंगफुल, आई वुड से मीनिंगफुल कैपिटल एलोकेट करो। अगर आपने 10 शेयर लिया, 5 शेयर लिया, तो आपकी लाइफ तो बदलने वाली है नहीं। शायद आप एक डिनर कर सको आफ्टर हैविंग 4 times रिटर्न। तो ये चैलेंजेस तो मेरे बहुत ही बेसिक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे ऐसा लगता है, एग्जिट का चैलेंज सर। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है, जो मैंने शेयर लिया वो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी आया था। जैसे मैं अभी आपको रीसेंट एग्जांपल बताता हूँ। सितंबर में हमारा मार्केट ने टॉप बनाया और फिर गिरना शुरू किया। तो बिफोर सितंबर मिड में मेरे पास एक स्टॉक था जो अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं बट अच्छा प्रॉफिट में था, बट मैं उसमें टाइमली एग्जिट नहीं कर पाया। तो अब वो मेरे पोर्टफोलियो में एज अ लॉस में पड़ा हुआ है, और ना उसने मेरा स्टॉप लॉस हिट किया है जो मेरा मेन स्टॉप लॉस था। तो मैं एक इक्विटी ट्रेड करता हूँ, मोमेंटम बेस करता हूँ, मेरा लॉन्ग टर्म चार्ट्स होता है, तो मेरा स्टॉप लॉस भी बड़ा होता है। बट अब मैंने ऐसा सोचा कि अगर मैंने उसको एग्जिट कर दिया होता तो शायद मेरे पास पैसे पड़े होते और मैं शायद किसी और जगह पे उसको यूज़ कर सकता। बिल्कुल। तो ये मेरे जो बेसिक डाउट्स है, जो मुझे ऐसे लगते हैं कि सारे रिटेल इन्वेस्टर्स के होंगे जो मेरे ही है। बिल्कुल। सो हम लोग ने ये जो तुम एक आम आदमी या एक आम इन्वेस्टर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप आम इन्वेस्टर हो, आप यू आर सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर, बट एक जनरल जो इन्वेस्टर होता है जिसके माइंड में ये सारे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में भी थे, और यही क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते हम लोग ने एल्गोरिदम्स बनाया। एक एल्गोरिदम सिस्टम का मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको दे दूंगा। करेक्ट। टेक्नोलॉजी का हम लोग ने उपयोग किया कि भाई बीइंग सिटिंग एट योर होम, इन योर ऑफिस, जस्ट allocating 1 minute a week you will be able to manage your own portfolio। तो पूरा वो स्मॉल केस का टेक्नोलॉजी जो है हम लोग ने यूज़ किया। डेटा चेकिंग के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, वो यूज़ करके हम लोग ने सारे डेटा बैक टेस्ट किए, और ये प्रोडक्ट सारे हम लोग ने 22 मार्च 2023 को लॉन्च किए। उसके कंसेप्ट सारे प्राइस एक्शन के आजू बाजू है, और वो सब सारे एल्गोरिदम में इस सब क्वेश्चंस का जवाब है। सबसे पहला आपका ट्रैकिंग यूनिवर्स क्या होगा? ओके, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। 6000 स्टॉक्स में तो क्योंकि हम कुछ फंडामेंटल इनपुट नहीं लेते हैं, तो हमें कुछ फंडामेंटल फिल्टर डालना ज़रूरी था कि हम लोग कुछ भी नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी स्टॉक्स ऑपरेटर ड्रिवन भी होते हैं, कुछ गलत कंपनियां भी होती है, तो वो हमारे स्टॉक्स में नहीं आना चाहिए। तो हम लोग ने डिसाइड किया जो एक्सचेंज जो इंडेक्सेस मेंटेन करते हैं, एक्सचेंज कौन से इंडेक्स मेंटेन करते हैं, जैसे लार्ज कैप इंडेक्स मेंटेन करता है, NSE 500 इंडेक्स मेंटेन करता है,
NSE टोटल मार्केट इंडेक्स मेंटेन करता है, हम वही यूनिवर्स को हम ट्रैक करेंगे। करेक्ट। और दूसरा एक हम लोग ने नक्की किया कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 2200 स्टॉक है उसको भी ट्रैक करेंगे, उसमें से भी 600-700 स्टॉक हम लोग ने फिजिकल स्क्रीनिंग करके निकाल दिया कि भाई ये लिक्विड नहीं है या बराबर नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है, ऐसा वैसा करके हम लोग ने सब निकाल दिया। तो 1500 स्टॉक, तो हमारा टोटल यूनिवर्स मैक्सिमम एल्गोरिदम में जो है वो 1500 स्टॉक है। कुछ अलग सिस्टम में 750 स्टॉक है टोटल मार्केट इंडेक्स, किसी में NSE 500 है, तो बेंचमार्क हर एक का अलग है। लेकिन हम लोग ने जो ये इंडेक्स मेंटेनेंस बाय एक्सचेंज जो है, उससे जो फंडामेंटल इशू था कि भाई अच्छी कंपनियां ही होनी चाहिए। जनरली इट इज़ बिलीव कि एक्सचेंज में जो कंपनियां होती है इंडेक्स में वो कंपनियां अच्छी होती हैं, तो ट्रैकिंग यूनिवर्स हो गया। सेकेंडली हम लोग ने रूल डिफाइन कर लिया कि एंट्री रूल क्या है, आप ये स्टॉक कभी लोगे, ओके, ठीक है, कौन सी कंडीशन मीट होगी तभी आप ये स्टॉक लोगे। थर्ड, पोजीशन साइजिंग, कि ये स्टॉक कितना लोगे, उसको भी हम लोग ने डिफाइन कर दिया। ठीक है। एंट्री लेने के बाद समझो आपका हाइपोथेसिस गलत हो गया और स्टॉक नीचे जाने लगा, तो आप कभी तक ये स्टॉक को होल्ड करोगे बिफोर यू से कि भाई ये हम लोग स्टॉप लॉस करते हैं, ठीक है, ये स्टॉक, ये हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया, तो ये एग्जिट मैकेनिज्म हो गया। दूसरा, अगर आपने लिया उसके बाद स्टॉक बढ़ रहा है, अभी जनरली हम लोग ने क्या देखा है कि हम लोग लेते हैं, बाद में 20-30% बढ़ जाता है तो हम बेच देते हैं, और लॉस हुआ और 20-30% घटा तो बेचते नहीं है, वो खड़े रहते हैं 40%, 50%, 60%, वो खड़े रहते। नॉर्मल सो ये एक फंडामेंटल इशू था कि हम विनर्स को होल्ड नहीं कर पाते और लूजर्स को होल्ड करते। तो स्टॉप लॉस से हम लोग ने लूजर्स को होल्ड करने का मैकेनिज्म तो बना दिया कि लूजर्स को हम ज़्यादा होल्ड नहीं करेंगे, हमारा X% के नीचे भाव गया तो हम बेच देंगे। और विनर्स को होल्ड करने के लिए हम लोग ने ट्रेलिंग प्रॉफिट का मैकेनिज्म बनाया कि अगर भाव बढ़ता है तो हम उसको कैसे ट्रेल करेंगे, इट इज़ कॉल्ड ट्रेलिंग प्रॉफिट्स। करेक्ट। एंड हम कभी भी टॉप पे नहीं बेचेंगे, हम कभी भी बॉटम पे नहीं लेंगे, तो हम पहले वेट करेंगे कि प्राइस एक्शन हो तभी हमारा एंट्री होगा, और जब भी बढ़ रहा है ऊपर से जब भी नीचे आएगा तब हम बेचेंगे, टॉप पे कभी बेचेंगे। तो जो पूरा ट्रेंड होता है इतना, उसका जो 70-75% जो पार्ट है विच इज़ द मिडिल मूव, उसको हम कैप्चर करेंगे ऑलवेज। उसके हिसाब से हम लोग ने पूरे एल्गोरिथम्स बनाए, और हम लोगों ने ट्रेंड, मोमेंटम, वॉलेटिलिटी, रिलेटिव स्ट्रेंथ, ऐसे काफ़ी कंसेप्ट यूज़ किए। उसका एक वन ऑफ द एग्जांपल आज आपके दर्शकों को हम लोग, हमारे जो पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको दिखाएंगे कि कैसे होता है, एज अ सैम्पल, नॉट टू बी यूज्ड एज अ सिस्टम और नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल, बट जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स के एक्चुअली इन्वेस्टमेंट सिस्टम कैसे मैनेज हम लोग करते हैं। दूसरा, इतना आसान सिस्टम से भी कैसे अच्छा सा रिटर्न भी जनरेट हो सकता है। करेक्ट। तो अभी सर मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, आप हमें बताइए। और मेरा और एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया था कि कभी कभी हम अच्छे स्टॉक्स को खरीद तो लेते हैं और उसमें समझो कुछ अच्छा रिटर्न बन भी जाता है, बट फिर मार्केट के करेक्शन के वजह से थोड़ा टेम्पररी करेक्शन वो स्टॉक में आता है, और वो टाइम पे जनरली मैं तो निकल जाता हूँ सर। बट है ना, क्या होता है कि आफ्टर 6-7 मंथ वापस से वो स्टॉक आउट परफॉर्मिंग करने लगता है। फिर बाद में ये पता चलता है कि यार ये स्टॉक तो लंबे रेस का घोड़ा था, और छोटे मोटे करेक्शन में मैं डर के निकल गया। तो अगर हम ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सके। बिल्कुल, देखो काफ़ी जब भी कोई भी चीज़ मल्टीबैगर होता है, 1 से 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना होता है, तो स्ट्रेट लाइन में नहीं होता। राइट, मैं वही आपको बताने की कोशिश, वो बढ़ता है, थोड़ा करेक्ट होता है, कंसोलिडेट होता है, देन कंटिन्यूएशन होता है, वापस थोड़ा गिरता है, थोड़ा कंसोलिडेट होता है, कंटिन्यूएशन होता है, कभी कभी टॉप से 30% गिर जाता है, 40% गिर जाता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि करेक्शन की बात 5% की नहीं कर रहा हूं मैं। कभी कोई स्टॉक 100-150% चलने के बाद 30% करेक्ट करता है, और फिर वापस से वो 30% को कवर करके और 100-200% चल जाता है। बिल्कुल। तो 2 प्रॉब्लम है, एक तो विनर को राइड करना है, दूसरा ये है कि इतना भी राइड नहीं करना है कि अपना सारा प्रॉफिट चला जाए। राइट। सो यू हैव टू हैव अ सिस्टम व्हिच अलाउज टू राइड द प्रॉफिट, to lock the profit also. At the same time, it allows the stock to correct a bit, consolidate and then continue. तो ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम लोग ने, एक सिस्टम आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए देता हूँ, उसमें देखो कैसे कितनी आसान सिस्टम है। ये सिस्टम समझने के लिए आपको थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि हमारे सारे एल्गोरिथम से वो क्वांट और टेक्निकल बेस्ड और प्राइस एक्शन बेस्ड पे ही है। सो आई विल प्रिज्यूम के दर्शकों को उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, नहीं हो
तो आप गूगल करके समझने का कोशिश करिएगा, आपको काम आएगा। Correct. और एक कंप्लीट सिस्टम कैसे डेवलप होता है और वो सिस्टम इतना आसान दिखने के बावजूद भी कितना पावरफुल रिटर्न जनरेट कर सकता है, उसका हम एग्जांपल देंगे। ठीक है तो मीनवाइल आई विल शेयर माय स्क्रीन हियर एंड प्रेजेंटेशन तो काफ़ी बड़ा है लेकिन विल स्टिक टू द सिस्टम्स। तो अबाउट अस ना वो सब करना ज़रूरी नहीं है, वो निकाल देते हैं। एंड इंट्रोडक्शन तो हो ही गया है। तो बिग पिक्चर तो यही था कि भाई 215 साल का रिकॉर्ड है ये अगर आप स्लाइड दर्शक अगर ये समझ गया ना, दिस इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड स्टॉक मार्केट रिटर्न, ठीक है, डिफरेंट एसेट क्लास। स्टॉक्स हैज डिलीवर्ड 6.8% ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन। मान के चलो आपका इन्फ्लेशन है 4%, स्टॉक हैज डिलीवर्ड 6.8 ओवर एंड अबव इन्फ्लेशन, दैट इज 10.8। करेक्ट। Bonds has delivered 3.5. Bills, which is government bills, has delivered 2.6. Gold has delivered 0.6. And US dollar has delivered minus 1.4. Over last 215 years. और उसके कारण एंड वैल्यू जो होता है, इफ ये स्लाइड करीबन 2011-12 का है या 2017-18 का, 2019 का स्लाइड है, तो आपका $1 अगर आप खाली कैश पकड़ के रखते हैं तो उसका वैल्यू खाली 4 सेंट है अभी। दिस इज द पावर ऑफ डिस्ट्रॉय ऑफ इन्फ्लेशन का जो पावर है टू डिस्ट्रॉय द परचेसिंग पावर, ठीक है। गोल्ड का वैल्यू $3.64 है, बिल्स का वैल्यू $264 है, बॉन्ड का वैल्यू $1,746 है, बट लुक एट द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, इट इज $1.6 million। दिस इज द पावर ऑफ दिस डिफरेंशियल रिटर्न दैट इक्विटी जनरेट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इनिशियली आप देखें तो सब नज़दीक है, लेकिन जब भी एज टाइम पासिस आउट परफॉर्मेंस बढ़ते जाता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है। ये पूरा देखिए कितना बड़ा सा। तो ये इक्विटी का हम लोग ने पहले कन्वर्सेशन में बोला कि इक्विटी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दिस इज 215-year रिकॉर्ड विच कन्विंसेस अस कि अ गुड पार्ट ऑफ आवर डिस्पोजेबल इनकम शुड बी इन इक्विटीज। करेक्ट। इक्विटी की हम लोग ने चैलेंजेस तो डिस्कस कर लिए, हाँ, सारे, कि भाई रिटर्न्स क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते, वो भी डिस्कस कर लिया हम लोग ने। हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है? हमारा इन्वेस्टमेंट फिलोसफी कंप्लीटली रूल ड्रिवन है। एवरी डिसीजन इज मेड अकॉर्डिंग टू प्री डिफाइंड रूल्स, एलिमिनेटिंग इमोशनल बायस। कोई इमोशनल बायस नहीं है। सिस्टमैटिक रिव्यू है, पोर्टफोलियो आर रिव्यूड ऑन अ वीकली बेसिस टू अलाइन विद द मार्केट डायनेमिक्स, ठीक है। तो ये जो सिस्टम दिखाने जा रहा हूँ उसमें ये सब फॉलो किया हुआ है, ओके, ठीक है। डेटा ड्रिवन है। वी यूटिलाइज मल्टीपल indicators and criteria including price, momentum, trend following and other quantitative metrics. We ride the winner, जैसे मैंने बोला वेल्थ बनता है विनर्स को राइड करने से और लूजर्स को कट करने से। करेक्ट। तो ये भी प्रिंसिपल हम लोग ने एल्गोरिथम में डाला हुआ है एंड वी अडेयर टू दिस प्रिंसिपल। सेकेंडली रिस्क मैनेजमेंट किया हुआ है थ्रू कैश एलोकेशंस। वी शिफ्ट टू कैश ड्यूरिंग मार्केट करेक्शन टू प्रिजर्व कैपिटल एंड मिटिगेट डाउनसाइड। मैं आपको ये करंट जो करेक्शन हुआ इसका एग्जांपल दूँ। सितंबर एंड तक हमारे सारे स्मॉल केसेस है फुल्ली इन्वेस्टेड थे। अक्टूबर से करेक्शन चालू हुआ तो धीरे धीरे स्टॉप लॉस होते गए, कैश आता गया। तो एज ऑफ यस्टरडे some of our small cases are sitting on 80% cash, 90% cash, 70% cash. ओके। और मार्केट अभी स्टेबलाइज होता दिख रहा है तो अगेन विल स्टार्ट डिप्लॉइंग। हाँ, सो मतलब बेसिकली आपके पास कितना कैश कब रहेगा ये आप नहीं डिसाइड मैं डिसाइड नहीं करता हूँ, ये आपको आपका सिस्टम ही डिसाइड कर रहा है और एक्चुअली आपका सिस्टम नहीं, ये आपके स्टॉक्स ही आपको बोल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि भाव घट रहा है, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम लोग निकल गए। नया क्योंकि मार्केट गिर रहा था, नया कोई सिग्नल आ नहीं था लेने का, तो वो पैसा लिक्विड में जाता है। करेक्ट। तो ऐसे काफी मतलब मार्केट, इट्स मार्केट वे ऑफ टेलिंग यू कि यू बेटर गो टू कैश, देयर इज नो अपॉर्चुनिटी राइट नाउ। नाउ अपॉर्चुनिटी हैव स्टार्टेड अगेन कमिंग इन द मार्केट, सो वापस वहाँ पे इन्वेस्टमेंट चालू होगा। तो दिस इज हाउ वी डू रिस्क मैनेजमेंट टू कैश एलोकेशन एंड ईच पोर्टफोलियो हैज अ डिस्टिंक्ट रूल। मतलब हर एक पोर्टफोलियो का अलग रूल है, ऐसा नहीं कि सेम रूल है। तो ये जो भी चैलेंजेस थी डायरेक्ट इक्विटी वो हमने पूरी सॉल्व कर दी और मैं आपको जो सिस्टम जो है जिसमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हैं वो मैं आपको देने वाला हूँ थ्रू प्रोसेस ड्रिवन अप्रोच, क्वांटिटेटिव पैरामीटर, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन कंसेप्ट, ये सब यूज़ करके जो हम लोगों ने सिस्टम बनाया उसमें जो सारे आंसर हैं वो सिस्टम का मैंने नाम दिया है CWA 2 सिग्मा। ओके। तो इसका मिलता जुलता स्मॉल केस हमारा लिस्टेड है CWA
मिल्ट 25 करके, इसका मिलता सेम नहीं है, मिलता जुलता है। दिस इज जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस कि भाई कैसे हम लोग रूल्स बनाते हैं और कैसे वो रिटर्न जनरेट करता है, जस्ट टू इलस्ट्रेट। ओके, दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, दिस जस्ट फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द यूनिवर्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन था कि मैं 6000 में से कौन से स्टॉक लूँ, उसका आंसर ये है NSE लिस्टेड लिक्विड स्क्रिप्ट्स। ओके, 1500 स्क्रिप्ट हम लोग ने सेलेक्ट किए हुए, विच इज NSE लिस्टेड लिक्विड स्क्रिप्ट। कितना लूँ, जैसे वो भाई साहब ने बोला 400% रिटर्न आया, लेकिन मेरे पास 10 ही शेयर थे। तो आपको 2% ऑफ कैपिटल समझो, मान के चलो आपके पास 10 लाख रुपया है, तो आपको इसमें 20,000 रुपये डालना है। ओके, 2% ऑफ कैपिटल। तो बाय दिस डेफिनेशन मैक्सिमम स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो विल बी 50। अगर 2% के 50 स्टॉक लेते हो तो 100% एलोकेशन हो जाता है। तो मैक्सिमम स्टॉक कैन बी 50। ओके, एंड व्हाट आर द एंट्री रूल्स। ओके, टेक्निकल एनालिसिस में आपने सुना है एक कंसेप्ट है बॉलिंजर बैंड। ओके, बॉलिंजर बैंड कंसेप्ट है। तो व्हाट इज द बॉलिंजर बैंड? बॉलिंजर बैंड इज बेसिकली इट डिराइव्स मूविंग एवरेज आउट ऑफ प्राइस फर्स्ट ऑफ ऑल, दैट इज 20 मूविंग एवरेज, और उसके 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे, वो एक बैंड बनाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बॉलिंजर बैंड। राइट। सो देयर आर 3 बैंड्स। एक है मिडल विच इज 20 सिंपल मूविंग एवरेज 20 डेज or 20 week or 20 months or whatever time frame you are following. Then there is a band which is 2 standard deviation above it, and there is a band 2 standard deviation below this. Correct. So ये एक बॉलिंजर बैंड नहीं, जिसको पता है वो बॉलिंजर बैंड जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, आप उसको सीखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा आपको। एंट्री रूल क्या है? हमारा एंट्री रूल ये है कि आपका वीकली कोर, सिंस वी आर यूजिंग वीकली सिस्टम, वी विल यूज वीकली बॉलिंजर बैंड। राइट। ओके, तो यू विल प्लॉट प्राइस, कोई भी आप ट्रेडिंग व्यू या कोई भी सॉफ्टवेयर ले लो, इसमें आपने कोई भी स्टॉक का प्राइस प्लॉट किया, उसमें आपने बॉलिंजर बैंड लगाया, ठीक है, और उसमें सेटिंग जो था, स्टैंडर्ड सेटिंग क्या होता है 20 and 2। करेक्ट। ठीक है, आपको 20 को चेंज करके 50 करना है, 50 वीक मूविंग एवरेज करना है उसको, ओके, और स्टैंडर्ड डिविएशन 2 रखना है। ठीक है, और आपको कंडीशन कौन सी मीट करने हैं? कभी लू, जैसे कितना लू का आंसर हो गया, कौन सा लू का आंसर हो गया, मतलब लिस्टेड। दूसरा कितना लू का आंसर हो गया 2%। कभी लू, दैट इज अ टाइमिंग। टाइमिंग इज वीकली क्लोज अबव बॉलिंजर बैंड, अपर बॉलिंजर बैंड। राइट। अगर सी इसमें लोअर बॉलिंजर बैंड का कोई उपयोग नहीं है, ओके, क्योंकि हम खाली ले रहे हैं, बेच तो रहे नहीं। हाँ, तो हम ऊपर के बॉलिंजर बैंड के बाहर जाएगा 50 मूविंग एवरेज 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके बाहर जाएगा, तब जाके हम उसको लेंगे। ओके। वीकली क्लोज मतलब क्या कि फ्राइडे मार्केट क्लोज हो गया, बाद में आप डेटा डाउनलोड करोगे और चेक करोगे कि भाव बॉलिंजर बैंड के बाहर गया कि नहीं गया। अगर बाहर गया, क्लोज हुआ, क्लोज होना जरूरी है, बाहर कभी कभी स्पाइक होकर अंदर आ जाता है, ऐसा नहीं, क्लोज होना जरूरी है। तो आप मंडे मॉर्निंग वो स्टॉक खोलोगे। ओके, तो आपका पूरा जो एनालिसिस है खाली वीकेंड में होता है, आप सैटरडे आराम से बैठ के कर सकते हो, पूरा स्कैन बना के कर सकते हो। ठीक है, एंट्री रूल क्लियर हो गया, यूनिवर्स क्लियर हो गया, करेक्ट, पोजीशन साइजिंग क्लियर हो गया। अभी लेने के बाद आप क्या करोगे? उसको एग्जिट कब करोगे? आपने ले तो लिया, मतलब अभिमन्यु चक्रव्यूह में घुस तो गया, फिर बाहर कैसे निकलेगा? करेक्ट। तो अभी जो लास्ट 3-4 सालों में जो इन्वेस्टर आए ना, सारे अभिमन्यु है, जिनको अंदर जाना मालूम है लेकिन बाहर आना पता नहीं है। तो अभी जो करेक्शन हो रहा है उसमें काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। करेक्ट। तो ये जो है, ये अर्जुन वाला मेथड है कि भाई आप घुसना भी जान रहे हो और बाहर निकलना भी जान रहे हो। एग्जिट रूल्स क्या है? इनिशियल स्टॉप लॉस 20%। ओके, मतलब वीकली बॉलिंजर बैंड के बाद समझो 100 रुपया भाव क्लोज हुआ, आपने मंडे मॉर्निंग ले लिया। ठीक है, मंडे मॉर्निंग हो सकता है कि 99 हाफ में आए या 100.5 में भी आए, तो हम लोग ने 1% स्लिपेज भी प्रोवाइड किया हुआ है, लेने का भी स्लिपेज, बेचने का भी स्लिपेज। ओके, ठीक है, और 100 जो क्लोजिंग है उससे 20% नीचे क्लोज आता है वीकली क्लोज। मतलब अगेन आपको फ्राइडे तक इंतजार करना है, ड्यूरिंग द वीक जो भी हुआ टच नहीं करना है। ओके, फ्राइडे वापस चेक करना है, अगर वो 80 के नीचे क्लोज है तो आपको एग्जिट करना है। तो ये एग्जिट का पहला रूल हुआ। ओके।
अभी ऐसा तो होता नहीं कि हम लोग ने लिया और हर एक स्टॉक 20% नीचे चला गया। कुछ स्टॉक अपने फेवर में भी आते हैं। तो जो फेवर में आते हैं उसको कैसे बेचना है, उसको प्रॉफिट को ट्रेल करना है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ओके, आपने एंट्री ली 50 वीक सिंपल मूविंग एवरेज और 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर लिया, राइट, ठीक है। क्लोजिंग लेना है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर उसके नीचे स्टॉक होता, कभी क्या होता है स्टॉक बढ़ने लगा तो उसका 100 वीक मूविंग एवरेज पहले यहाँ होता है, फिर धीरे धीरे ऊपर जाता है। स्टॉक बढ़ता है तो वो भी ऊपर जाता है। तो जब स्टॉक नीचे आता है और उसके नीचे क्लोज होता है तभी आपको बेचना है। ये भी आपको फ्राइडे चेक करना है। थर्ड, कभी कभी क्या होता है कि कोई स्टॉक में कुछ अनाउंसमेंट, जैसे अभी कुछ इंडसइंड बैंक में अनाउंसमेंट आ गया, हाँ वो 27% डाउन हो गया था। बीच में कोई अडानी के ग्रुप में कुछ अनाउंसमेंट आ गया, तो सिंगल वीक में काफ़ी मूवमेंट हो जाता है। तो हो सकता है कि आपका 100 वीक मूविंग एवरेज बहुत दूर हो, ओके, और आपका काफ़ी प्रॉफिट में है और प्रॉफिट पूरा चला जाए। तो एक ऐसा मैकेनिज्म भी होना चाहिए कि जहाँ सडनली बड़ा मूवमेंट आता है तो आपको एग्जिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो वो एग्जिट होता है एवरेज ट्रू रेंज से लेते हैं। उसका सेटिंग, एक एवरेज ट्रू रेंज का सेटिंग नॉर्मली 14 and 1 होता है। Okay. हमने इसको मॉडिफाई करके 14 and 1.8 तो किया ये भी कोई इंडिकेटर है है। ATR? जी, ATR इज एवरेज ट्रू रेंज, अगेन इट्स अ वोलेटिलिटी इंडिकेटर। ओके, तो जब भी कोई वीक का रेंज होता है उसको कैलकुलेट करता है कि ये वीक का रेंज है, तो 14 डेज का वीक का जो रेंज होता है उसको ATR बोलते हैं। और उसको अगर 1 का मल्टीप्लिकेशन देंगे तो 14+1, अगर हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन चेंज किया 1.8 किया है, मतलब वो उसका 1.8 टाइम्स मूव आएगा वीकली रेंज का, तो हम सोचेंगे कुछ तो भी गड़बड़ है, निकल जाएंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है रूल्स, हाँ, एब्सोल्युटली क्लियर है। इसको नाम दिया है CWA2 सिग्मा, और ट्रैकिंग यूनिवर्स है NSE लिक्विड स्क्रिप्ट। जो आपका पहला क्वेश्चन था कौन सा स्टॉक लूँ, दूसरा क्वेश्चन था मैं कितना लूँ 2%, तीसरा क्वेश्चन था मैं कभी लूँ, चौथा क्वेश्चन था मैं कब तक होल्ड करूँ, एग्जिट कभी लूँ। करेक्ट। तो ये सारे क्वेश्चन के जवाब है, काफ़ी आसान है और बहुत क्लियर रूल है। इसमें कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं है, किसी को पूछना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सर इसमें मैं एक ज़रा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं पोजीशन साइजिंग को मेरे हिसाब से, मतलब मैं 5% कर दूँ या 8% कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से थोड़ा रिटर्न और ड्रॉडाउन चेंज होगा। हाँ, मतलब नंबर ऑफ ये मैंने, कम हो जाएगी। हाँ, अच्छा देखो, पोजीशन साइजिंग बढ़ेगा ना तो रिटर्न बढ़ेगा, लेकिन ड्रॉडाउन भी बढ़ेगा, राइट। क्योंकि जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो फोकस्ड होता है, स्मॉलर होता है, एलोकेशन ज़्यादा होता है, और वो स्टॉक चलता है तो भी ज़्यादा रिटर्न आता है, और घटता है तो भी ज़्यादा ड्रॉडाउन आता है। करेक्ट। तो जैसे 2% का 3%, 4%, 5%, 10%, हमारे कुछ एल्गोरिथम हम लोग ने 10% तक भी एलोकेट करते हैं। किसी में 4 करते हैं, किसी में 3 करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द एल्गोरिथम। हर एक का एक ऑप्टिमाइज लेवल है, उसके आजू बाजू हम एलोकेट करते हैं। तो ये सिस्टम का ऑप्टिमाइज लेवल अराउंड 2% है। ओके, बट यू कैन चेक योर सेल्फ, 3 करेंगे तो क्या, 4 करेंगे तो क्या, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग ने ये मेथड अगर पास्ट डेटा में अप्लाई करते तो क्या रिटर्न आता उसका बैक टेस्ट किया हम लोग। ठीक है। हाँ, क्योंकि हम तो डेटा ड्रिवन है, और कुछ भी आप डेटा सेंट्रिक हो तो आपको डेटा चेक करना जरूरी है कि ये हम सिस्टम अगर फॉलो करते पास्ट में 2011 से चेक किया हुआ है। लुक एट द रिटर्न ऑफ द सिस्टम, 23%। ओह, एवरेज एनुअल रिटर्न, दिस इज कैगर, 20% कैगर। एवरेज एनुअल रिटर्न इज 28%। एक्सपोजर इन द मार्केट इज 90% ऑफ द टाइम। ओके, तो 10% ऑफ टाइम जो लिक्विड में जाता है वो 10% ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब 2011 से लेकर 2025 14 साल पकड़े तो करीबन ये सिस्टम 1.5 साल बाहर रहा। तो ये 1.5 साल कौन से होते हैं, जनरली मैं बता रहा हूँ कौन से टाइप के 1.5 साल होते हैं। जैसे कोविड का साल हो गया, जैसे अभी अब अक्टूबर से मार्च का महीना हो गया, अपना अक्टूबर 22 से मार्च 23 का महीना, जहाँ वो लिक्विड में चला जाता है अपने आप, है ना, और बाकी इन्वेस्ट होता है। नंबर ऑफ ट्रेड्स इन लास्ट 14 ईयर्स कितने हैं, 700 ट्रेड है खाली, ओनली 700 ट्रेड्स। किसी के तो साल के इतने होते सो बहुत ही एक एक आप उसका जो स्टैटिस्टिक देखोगे तो यू विल बी अमेज्ड। मेरा इंटरेस्ट सर ज़्यादा ये है ड्रॉ डाउन वाले साइड। बिल्कुल, मैं आपको ड्रॉ डाउन भी दिखा रहा हूँ। नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने आते हैं, एवरेज 4 ट्रेड आते हैं महीने के, मतलब 8%, तो 2% का एक ट्रेड, महीने के 4 ट्रेड, उससे ज़्यादा
एवरेज में नहीं है किसी कोई महीने में 40 ट्रेड भी आएंगे और कुछ 6 महीने में ट्रेड भी नहीं आएंगे, ये एवरेज है, एवरेज 4 ट्रेड्स पर मंथ। विनिंग ट्रेड, दिस इज द ब्यूटी, विनिंग ट्रेड इज ओनली 37%। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल हमारा स्ट्राइक रेशियो 37% ये है। तो फिर बहुत कम विनिंग रेट में हो एक गया। बहुत ही मिथ्या मार्केट में कि विनिंग रेट ज्यादा है तो ज्यादा पैसा बनता है, हाँ। ऐसा नहीं। देखो पैसा कॉम्बिनेशन है किसका, एक विनिंग रेट और रिस्क टू रिवॉर्ड। हाँ आप भले 37% टाइम जीतते हो, लेकिन आप जब भी जीतते हो तभी कितना जीतते हो वो इम्पोर्टेंट है। उसका जो क्वांटम है ना, वो इसको रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं। वो रिस्क रिवॉर्ड पर भी मैं आऊँगा मैं। और लूजिंग ट्रेड 62%। तो मतलब मैं एक सामान्य आदमी हूँ जिसका स्ट्राइक रेशियो 50 के नीचे है, फिर भी वो 23% जनरेट कर सकता है, ओके क्योंकि रूल ड्रिवन है, डिसिप्लिन है, हर एक क्वेश्चन का आंसर है इसमें। एवरेज होल्डिंग पीरियड इज 770 डेज, विच इज अ प्योरली इन्वेस्टमेंट सिस्टम। मतलब एक स्टॉक में इतने टाइम तक होल्ड हुआ है। एवरेज, हाँ। लूजर और विनर। ओके। और अगर आप एवरेज को भी अगर आप डेसिफर करोगे, विनर इज अराउंड 1365 एंड लूजर इज अराउंड 300 डेज। ठीक है। मतलब ये ट्रूली लॉन्ग टर्म सिस्टम है। कभी कभी 3-3, 4-4 साल तक स्टॉक, आपको किसी भी मल्टीबैगर को टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ मतलब जो 2-3 साल होल्ड हुआ होगा वो तो ही मल्टीपैकर होता है। जब multiplier होगा। बहुत रेयर केस में ऐसा है कि 6 महीने में ही 5 गुना हो, ऐसा नहीं होता है। 10 गुना हुआ है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल लगता है। सी द परसेंटेज विनिंग पर ट्रेड, 131%। When you are winning 131, and when you are losing only 15%. ओके। तो जो पे ऑफ रेशियो बोलते हैं जिसको, which is winning percentage divided by losing percentage, is 9 times, 9.23. That is where the crux is. When you are winning 9 rupees. When you are losing only 1 rupee. ओके यहाँ That is, पे हाँ हाँ, इसके कारण आपका विनिंग रेशियो 37% होने के बात भी बावजूद प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल है। मैक्सिमम ड्रॉडाउन कितना है? 39% है, विच इज इन लाइन विथ एनी मार्केट। इक्विटी मार्केट ड्रॉडाउन के आजू बाजू 39% है। अगर आप देखो तो कोविड का ड्रॉडाउन करीबन इंडेक्स लेवल 35% था। हाँ ऑलमोस्ट 38% था सर, वही मैं हाँ, इंडेक्स मतलब ये पोर्टफोलियो 30 मतलब बेटर है। बेटर है, ठीक है। मतलब इंडेक्स के आजू बाजू ड्रॉडाउन है और इंडेक्स का रिटर्न से बेटर रिटर्न है। करेक्ट। तो मैं जनरली वो कैलकुलेट करता हूँ, ये यहाँ कैलकुलेट नहीं कि काल्मर रेशियो, विच इज रिटर्न डिवाइडेड बाय ड्रॉडाउन, विच इज अ डिसेंट रेशियो। और आप देखिए इसने 2024 में करीबन 60% रिटर्न दिया है। 2023 में, 2024 में भी उसने 26% रिटर्न दिया है और ये साल अभी 22% नेगेटिव चल रहा है, विच इज इन लाइन विद व्हाट हैज हैपेंड। आप देखिए अक्टूबर से मार्केट कैसे गिर रहा था। करेक्ट। तो अक्टूबर में 10% गया, यहाँ पर जनवरी में देखो 10% गया, यहाँ 15% गया, तो ये 22% अभी ये साल नेगेटिव है। करेक्ट। कुछ एग्जांपल मैं आपको दिखा मैं आपसे अभी यही पूछने वाला था कि सर मुझे चार्ट पे बताओ चार्ट पे बताओ कि ये रूल को कैसे अप्लाई करना है। बिल्कुल। तो कुछ एग्जांपल हम लोग ने शेयर किए हैं। सीजी पावर, ठीक है, ये जो है ये कैंडलस्टिक चार्ट है, ठीक है। हाँ ये जो है उसका अपर बॉलिंजर बैंड है, जो ब्लू में जो दिख रहा है ना, ओके वो उसका अपर बॉलिंजर बैंड है, ठीक है। ठीक है। ये उसका 100 वीक मूविंग एवरेज है, ओके ठीक है। तो अपने को तो अपर बॉलिंजर बैंड का ही जरूरत है कि प्राइस उसके बाहर बंद हुआ, जो यहाँ पर हुआ करीबन 25.96 में। कभी हुआ 23 अक्टूबर 2020 में, राइट। ये जो वीक था तभी भाव था 26 रुपया। अपर बॉलिंजर बैंड के बाहर बंद आया 26 रुपया, तो उसका स्टॉप लॉस, ये जो येलो लाइन है उसका स्टॉप लॉस है, ये जो है ना येलो लाइन, विच इज अराउंड 20 रुपीज। हाँ मतलब वो टाइम पे, ठीक है। करेक्ट। और ये था वो 20% के हिसाब से। बिल्कुल 20%। राइट। फिर वो देखो कभी वो स्टॉक उसके नीचे आया ही नहीं, राइट। इनिशियल स्टॉक के नीचे नहीं आया। 100 वीक मूविंग एवरेज से वो ट्रेल कर रहा है अभी। Correct. और ये जो लाइन है व्हाइट डॉटेड लाइन है, वो ATR का लाइन है। हाँ जो आपने बोला वो स्पाइक, मतलब एक दिन में अगर एक ही वीक में ज़्यादा गिर गया तो ना ATR के नीचे आया, हाँ ना 100 वीक में। तो देखो आपने क्या किया, ये कंसोलिडेशन को भी अलाउ किया, करेक्शन को भी अलाउ किया, और उसको आप राइड भी कर रहे हो। करेक्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक बार विनर को राइड तो कर लोगे, लेकिन ये करेक्शन में बेच दोगे। मैं तो प्रीवियस स्विंग लोगे निकल बराबर। मैं तो वीकली में प्रीवियस स्विंग लोगे नीचे बराबर है। जाता हूँ। तो फिर कभी आप यहाँ तक पहुँचोगे ही। राइट। और ये टॉप क्या था सर इसका? इसका टॉप था करीबन
ये JBA में आ गए हम हाँ, लोग। हाँ। लेट्स गो टू CG पावर। इसका जो टॉप था वो करीबन 850 था। ओके। ठीक है, और यहाँ से एंट्री लिया और ना ATR के नीचे गया ना उसके नीचे गया। यहाँ पर उसका सेल आया, देखो कभी सेल आया 14 फरवरी 2025। मतलब ऑलमोस्ट इसने 5 साल, 5 4-5 साल साढ़े hold चार किया। साढ़े चार 5 साल है होल्ड किया। और एग्जिट आया 552 में, एंट्री आया था 26 रुपये में। और ये ऊपर कितना तक गया था सर? ऊपर में गया था 850 तक। मतलब तो जो आपको आपने ये बोला- देखो अलाउ करना पड़ेगा। हाँ, वो तो अगर ये आप अलाउ नहीं करोगे तो शायद आप यहीं पे निकल जाते, शायद आप यहीं पे निकल जाते, शायद आप यहीं पे निकल जाते। तो ये तो 350 में निकल जाते आप, 550 तक। तो ये काफ़ी आपने गेन भी गिव अप किया, ऐसा नहीं किया। लेकिन जो भी मल्टीबैगर होता है ना, बट सर ये तो बहुत बहुत ज़्यादा रिटर्न हो जाता है। मतलब ये आप जैसे आपने वहाँ पे लिखा है ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ये वो स्टॉक। 550 में बेचने के बाद हाँ, आप 850 में तो बहुत ज़्यादा था सर। तो 550 तो मतलब 550 में भी बेचा तो भी रिटर्न तो है। एक और इसीलिए आपका सिस्टम वो 39% में भी इतना प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल 37, क्योंकि 37 आप जब भी कमाते हो ना, कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कमा लिया तो बहुत अच्छा कमा। हाँ, और सर ऐसा मौका साल में एक आधा या मेरे ख्याल से एक ही मिलता होगा, इससे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी साल में मिलती नहीं तो नहीं। देखो आप कंपोजिशन भी देखो ना, तो 10% ऑफ द ट्रेड्स मेक द मोस्ट रिटर्न्स। हाँ, बाकी 90 में तो आप मारामारी कर रहे हो, स्टॉप लॉस कर रहे हो। वैसे सर एक बुक भी है 80-20 प्रिंसिपल वाला, पारेटो प्रिंसिपल। एब्सोल्युटली। तो इसमें जो मेजर रिटर्न है ना 10 से 15% ट्रेड में ही आता है। जो 700 ट्रेड है ना, उसमें से जो टोटल रिटर्न आप निकालोगे नंबर ऑफ ट्रेड्स का, तो मुझे लग रहा है मोटा मोटी 100 ट्रेड में पूरा रिटर्न आया हो। हाँ, बाकी का 600 ट्रेड में क्या हो रहा है, आप स्टॉप लॉस भी हो रहा है, कम रिटर्न भी बन या रहा थोड़ा है, कम रिटर्न बन या रहा है। कम रिटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा है, थोड़ा लॉस हो रहा है, उसका एवरेज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल देखिए JBA में 122 में एंट्री हुआ 2021 में, और वो बिका 1454 में। देखो अभी बिका, जब भी वो यहाँ देखो 100 वीक मीन एवरेज के नीचे बंद नीचे हुआ। क्लोज हुआ, राइट। वो ऊपर में 2500 गया था, लेकिन आपका बिका 1400। मतलब आपके स्टॉप लॉस के 3 रूल है। बिल्कुल, पहला तो सीधा 20% जब हम खरीदते हैं तब। इनिशियल स्टॉप लॉस, इसको इनिशियल स्टॉप लॉस। हाँ, उसके बाद दूसरा हो गया 100 EMA बिल्कुल ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम। बिल्कुल। और फिर वो आपका ATR वाला। बिल्कुल और वो आपने लगाया है कि अगर कोई स्टॉक इन अ बैड न्यूज या कुछ गलत वो होता है 14 पीरियड ATR 1.8 टाइम्स एग्जिट कर जाता है, हाँ। तो आप वहां से निकल जाओ। बट सर उसको भी मुझे वीकली बेसिस पे ही। वीकली आपको ये चीज फ्राइडे का पहले देखना ही नहीं है। फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद देखना है, करेक्ट। और एक्शन लेना है नेक्स्ट मंडे, कमिंग मंडे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल, अवंती फीड ओ 3000% एंट्री इन 2013 एंड एग्जिट इन 2018। लेकिन देखो ऊपर में कभी एग्जिट नहीं करता। हाँ, ऊपर में तो कभी ये- भी एग्जिट नहीं, ना बॉटम में वो एंट्री लेगा। वो बॉटम से राइज करने के बाद ये तो स्केल काफी वो हो गया, इसके लिए दिख नहीं छोटा रहा हो गया है। है। बाकी वो बॉटम से राइज करने के बाद ही आया होगा। कुछ और एग्जांपल ले ले, ब्रिटानिया ऑल्सो 1000%। और ये लार्ज कैप स्टॉक है। लार्ज कैप स्टॉक है, देखो ये ब्लू चिप है। अवंती फीड भी अच्छी कंपनी है। हाँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। अभी वो लाइफ टाइम वापस मार रहा है अवंती फीड। हाँ, आज जब हम वीडियो बना रहे तब वो शायद 900 रुपए पे आ गया तो है। वापस हमारा एल्गोरिथम ने ऐसे पकड़ लिया उसको। ओके। तो ऐसा नहीं कि एग्जिट कर लिया तो फिर नहीं पकड़ेंगे, वापस पकड़ लिया उसको Right. ऑन द फील्ड। तो ये ब्रिटानिया हो गया। लूजर्स कुछ देखे, लूजर्स का भी एक एग्जांपल ले ले कि भाई देखो यहाँ पर आया, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस 20% के नीचे था, और 20% के नीचे चला गया, तो यहाँ पर एग्जिट हो गया। करेक्ट। ठीक है, ये हो गया स्वॉन एनर्जी। स्वॉन एनर्जी हमारा एंट्री देखो यहाँ पर हुआ, करेक्ट। और देखो यहाँ पर एग्जिट हो गया, 20% नीचे चला गया, लेकिन क्लोज होते होते वो भाव 25%। हाँ, मैं आपको वही पूछने वाला था सर, इसमें 25% है। हाँ, लेकिन आपने बैक टेस्ट क्योंकि- देखा ना, हाँ, क्योंकि बैक टेस्ट हमने- देखा ना, एवरेज लूजिंग इज 15%। हाँ, तो मतलब मैं समझ गया कि किसी में आपका 25-30% लूज हो सकता है एक आधे स्टॉक में, बट अगर हम एवरेज करेंगे तो वो हो जाएगा। एवरेज 15% है लूजर। क्योंकि वीकली क्लोजिंग हम तो मंडे एक्शन लेने वाले हैं, तो फिर मंडे भी कुछ और सीन हो सकता है, या ज्यादा खराब बंद आ सकता है। बिल्कुल राइट। बिल्कुल। तो इसी के बेसिस पे हम लोग एक हमारा स्मॉल केस जो मैंने बोला CW मिल्क 25, सिमिलर एल्गोरिथम, सेम नहीं है, सिमिलर है उसका। ये मैं आपको एक लाइव दिखा देता हूँ कि लाइव क्या होता है उसका। इसमें हम ट्रैक करते हैं 750 स्टॉक विच इज टोटल मार्केट इंडेक्स। ओके। ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है 25 स्टॉक्स में। अच्छा, मतलब यहाँ पे 50 नहीं है, 25 25 है, वहाँ पर 50 था।
Each stocks get 4%. 4%. Portfolio rebalancing every week. Recommended for 3 to 5 years. Currently, it is sitting on 87% cash because of the recent market condition. ये ब्यूटी है. हाँ, अभी मार्केट स्टेबल हो रहा है, अभी वापस पोर्टफोलियो भरना चालू हो जाएगा जहाँ जहाँ एक्शन आएगी. जैसे मैंने अवंती फीड का एग्जांपल दिया, तो हो सकता है अवंती फीड आ जाए या कोई XYZ आ जाए, क्योंकि हर एक बुल मार्केट में लीडर चेंज होते हैं. तो वहाँ पर जो भी नए लीडर आएंगे वो ऑटोमेटिक पोर्टफोलियो में जाएगा. और ये उसका हम लोग ने लिस्ट किया था 22 मार्च को 2023 में. तो ये उसका लाइव कैगर है 35.68. करंट NAV 181, स्टार्टिंग NAV वाज 100, करंट DD इज 22%. तो ये देखो, ये DD भी होता है. ये ड्रो डाउन जो हुआ है ना अक्टूबर से हुआ, देखो हाँ. यहाँ से यहाँ तक. लेकिन देखिए ना बेंचमार्क, जो टोटल मार्केट इंडेक्स का NAV है 142 और हमारा NAV है 181. कितना आउट परफॉर्मेंस है देखिए यहाँ पर. राइट. वैसे मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफॉर्मेंस डेफिनेटली नॉट, कोई गारंटी नहीं होता है कि फ्यूचर में हो सकता है. बट देखो, ये वीडियो बनाने का इंटेंशन मेरा तो सर के साइड से ये था कि कैसे हम सिस्टमेटिक वे में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं. बिल्कुल. और सर ने यहाँ पे अपना मेथड बताया है. बट मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि यू ऑल्सो सिट एंड आप भी देखो कि देखो, जनरली सर मेरा ऐसा मानना है कि जो मल्टी बैगर होते हैं ना, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. बिल्कुल. वो हमें ढूंढना चाहिए. बिल्कुल. और वो हम कैसे ढूंढ सकते हैं? आप पास्ट मल्टी बैगर को स्टडी करो. बिल्कुल. राइट. तो अगर आप भी वैसे करोगे तो आपको भी उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलेंगे. उसके बाद आप उसकी एंट्री रूल बनाइए. जैसे हमने स्टार्टिंग में सर ने बताया कि भाई एक नॉर्मल इन्वेस्टर का, जैसे मैं भी एक रिटेल निवेशक हूँ, तो मेरे प्रॉब्लम्स क्या है, अगर उसका मुझे सॉल्यूशन मिल गया, मैंने एक जगह पे मैंने अपने प्रॉब्लम्स लिख लिए और जैसे जैसे मुझे सॉल्यूशन मिल रहा है मैं सामने सामने लिख रहा हूँ. तो इस तरीके से आप भी अपनी एक सिस्टम बना सकते हो. और फिर बैक टेस्ट करने के तो सर अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. बिल्कुल, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं. अगर नहीं है तो आप, अभी तो ChatGPT भी आ गया है, काफ़ी कुछ कोड का काम ChatGPT कर लेता है. फिर आप थोड़ा बेसिक उसका सिंटेक्स समझ लो, नहीं समझ में आता है प्रोफेशनल हेल्प ले लो. खुद मैनेज कर सकते हो खुद करो, नहीं कर सकते हो तो हमारे स्मॉल केस है ही, आप सब्सक्राइब करके वहाँ से मैनेज कर सकते हो या किसी और के पास जा सकते हो. लेकिन आइडिया ये है कि आप सिस्टमेटिक हो जाओ, रूल ड्रिवन हो जाओ. तो आपका जो मेंटल चैटर है ना, जो डिसीजन मेकिंग का जो चैटर होता है, हमेशा लूँ नहीं लूँ, कभी लूँ कभी लूँ, कितना लूँ कितना खड़ा रहो, ये कॉन्स्टेंट हर एक ट्रेडर के मांग में चैटर चलता ही. सर मैंने एक सिस्टम चलाया था 2 साल पहले, बैंक निफ्टी का था, जो आप लॉन्ग शॉट बोल रहे थे ना, तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था. तो मेरा ये मानना है कि उसने अपना बैक टेस्ट रिजल्ट तो मुझे बताया, पर मेरा ये मानना है कि बैक टेस्ट रिजल्ट तो बहुत ही ग्लॉसी लगते हैं. बिल्कुल. जब हम उसको एक्चुअल में ट्रेड करते हैं ना, वो होता है रियल गेम. तो इसीलिए मैंने स्मॉल केस वाला जो CW मिल 25 दिखाने का कारण क्या था, सो दैट यू बिलीव कि ये जो होता है वो एक्चुअल में भी होता है, लाइव में होता है. ऐसा नहीं है खाली कुछ भी दिखा दिया कुछ भी. मैं उसका एग्जांपल, मतलब उसका एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ. तो मैंने मतलब जब हमने डिसाइड किया था, वो महीना भी मार्च का ही चल रहा था, फरवरी मार्च का. तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि ठीक है, अभी प्रैक्टिस के लिए 2-3 लॉट में मैं ट्रेड चालू कर रहा हूँ, एंट्री एग्जिट का ग्रिप बैठने के लिए. बट अप्रैल मंथ से मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट 20 लॉट्स के साथ ट्रेड करूँगा. बाय आया तो बाय करूँगा, सेल आया तो सेल करूँगा, स्टॉप लॉस हो गया तो एग्जिट कर दूंगा. और सर आप मानोगे नहीं, अब मैंने पूरा कैलकुलेशन किया था कि 20 लॉट्स क्यों. उसमें ऐसा भी हुआ था, बैंक निफ्टी का लॉट साइज पहले ज़्यादा था. पहले कम था, नहीं पहले 15 था, फिर 20 हुआ, 20 नहीं 25 हुआ था ना, 20-25 है. तो उसमें हमने शुरू किया था तब बैंक निफ्टी का लॉट साइज कम था, फिर बढ़ गया. तो मैंने क्या सोच के कैलकुलेशन किया था कि मेरे पास इतना पैसा है, और मैंने उसमें क्या सोचा था कि 1 लॉट का कुछ 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगता है मार्जिन. तो मैंने सोचा कि मैं डबल रखूंगा, M2M भी तो लगेगा, कभी कभी इतने ड्रॉ डाउन आएगी कि हफ्ते को जेब से पैसा देना पड़े. उसमें क्या हुआ ना सर, हमने शुरू किया, अप्रैल का महीना बहुत अच्छा गया, वो महीना हमारा प्रॉफिटेबल हुआ वो सिस्टम में. फिर आया मई जून महीना, और ये बात मैं कर रहा हूँ जब HDFC बैंक और HDFC का मर्जर का बात चल रहा था. तो हर दिन कुछ नई न्यूज़ आ रही थी और हर दिन वो स्टॉक में ऊपर नीचे हो रहा था. तो सर मई और जून हमारा बैक टू बैक लॉस. और आप सोच सकते हो कि वो आदमी का माइंडसेट क्या होगा, खराब हो जाता है, जिसने अपने फ्रेंड के बात करने के बेसिस पे अपने खुद के पैसे लगा के वो सिस्टम को चालू किया. और मेरा दोस्त भी कर रहा था.
पर हमने ये चीज़ डिसाइड कर ली क्योंकि बैक टेस्ट में ये दिखाया हुआ था कि भाई पूरा साल फॉलो करने के बाद आप लॉस नहीं करोगे। बिल्कुल। तो मैंने वो सिस्टम को शुरू रखा, मैंने और ये इसने सबने हमने अपने अपने हिसाब से जितना पैसा है वो हिसाब से वो कर रहा था, लॉट साइज उतना लॉट चला रहा था। जुलाई से वो सिस्टम वापस से प्रॉफिटेबल हो गया और सर जुलाई में ही उसने वो 2 महीने के जो लॉस थे ना वो रिकवर कर दिए। Absolutely. और फिर वो साल पूरा सही था। बट मैंने 1 साल के बाद कैलकुलेट किया तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 22-23% रिटर्न बना था। अब देखो अगर आप ऐसे सोचो कि यू आर नॉट डिसाइडिंग व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल, राइट, सिस्टम इज डिजाइन। सिस्टम कर रहा था बट हम मैन्युअली उसको एग्जीक्यूट कर रहे थे, हमने कोई आल्गो नहीं बनाया था। उस हिसाब से इतना % रिटर्न अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। बट मैंने उसको इसलिए कंटिन्यू नहीं किया बिकॉज ऑफ द टैक्सेशन पर्पस। Yes. मैंने सोचा कि यार इतना रिटर्न बनाने के बाद इतना टैक्स देने का, उससे अगर इसमें रिटर्न ज़्यादा बनता तो मैं कंटिन्यू करता। तो ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर सिस्टम को बनाने के बाद फॉलो करना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आपको एक फर्दर कुछ गाइडेंस या टिप्स बोलो या जो भी बोलो, हाँ, इसको आप मल्टीपल सिस्टम में कन्वर्ट करिए। ओके, Don't just run one system. I'm a proponent of running multiple non-correlated systems. Non-correlation क्या है वो सब कभी कोई दूसरा पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो if you run a multiple non-correlated system simultaneously, your return remains intact and your drawdown reduces. तो आपने शायद जो 2 महीना सफ़र किया वो शायद 15 दिन में ही बाहर आ सकता है, क्योंकि कोई सिस्टम दूसरा सिस्टम आपको प्रॉफिट दे रहा है या तीसरा सिस्टम प्रॉफिट दे रहा है। तो rather than doing 14 lots in one system, I will do 1 lot in 14 systems. समझ गया मैं। And believe you me, आपका जो कर्व है बहुत स्मूथ हो जाएगा। राइट। एंड हम तो ये सिस्टम्स हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करते हैं, ऐसे मॉडल्स बना के देते हैं क्लाइंट्स को, मल्टीपल लॉन्ग शॉर्ट मॉडल्स, इवन ऑप्शन में भी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज हम लोग बना के क्लाइंट को रिकमेंड करते हैं कि भाई ऐसा ऐसा यूज़ करना चाहिए। आप भी वो ट्राई करिए, वो जर्नी बहुत ही बढ़िया है। आज तो हम लोग ने खाली इन्वेस्टमेंट का ही बात किया है, इन्वेस्टमेंट सिस्टम्स का भी बात किया है। वैसे ट्रेडिंग के भी ऐसे सिस्टम बनाए जा सकते हैं, और व्हेन यू रन मल्टीपल सिस्टम साइमल्टेनियसली योर इक्विटी कर्व बिकम्स वेरी स्मूथ। आपका ड्रॉडाउन लिमिट हो जाता है, रिस्क भी लिमिटेड होता है, और आपका रिटर्न भी लिवरेज के कारण बम्प अप हो जाता है। क्योंकि वो 2 महीने ऐसे थे ना सर, वो स्टॉप लॉस ऐसा नहीं हो रहा था कि बाइंग निफ्टी बाय हुआ और स्टॉप लॉस हो गया। बिल्कुल। हमारे प्रॉफिट परसेंटेज के पास पहुंचता था, मेरा M2M दिखता था, लेकिन हाथ में नहीं आता था। लेकिन मैं प्रॉफिट, देखो मैं तो रूल ड्रिवन हूँ। मैंने सोचा कि भाई अगर मैं ही रूल फॉलो नहीं करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा किसी को। समझो आपको 2.5 लाख मिल रहा है और आप फिर 1,80,000 लॉस में निकल रहे हो या 1 लाख लॉस में निकल रहे हो। ये वाला जो पेन था ना वो बहुत बहुत खराब था। तो सर बहुत मज़ा आया, मैंने भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर दिया। थैंक यू सो मच। मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने भी मैं प्राउडली बोल सकता हूँ कि मैंने एक सिस्टम को एटलीस्ट 1 साल मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से फॉलो किया, और उसके जो भी एक्सपीरियंस थे वो मैंने शेयर किया। तो सर बहुत मज़ा आया आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर होस्टिंग मी। यू आर सच अ वंडरफुल होस्ट। विजय भाई काफ़ी पॉपुलर है वैसे सोशल मीडिया पे, उनका एक यूट्यूब चैनल भी है और काफ़ी फॉलोअर है उनके, और वो भी रूल ड्रिवन है। काफ़ी लोगों को आप अच्छा काम कर रहे हो, पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, लोगों को समझा रहे हो, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने एग्री किया ये पॉडकास्ट करने का। नहीं सर, मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। जैसे सर ने बोला, सर इतने एक्सपीरियंस्ड है, मेरी जितनी एज होगी उतना सर का एक्सपीरियंस होगा। तो देखो सर, मैं कोई मैं पॉपुलर नहीं हूँ सर। मैं ये सोचता हूँ कि मैं सिर्फ एक काम कर रहा हूँ, और हमने ये वीडियो शुरू करने के पहले सर को यही बोला कि सर यूट्यूब मेरा पैशन है, मैं यूट्यूब को पैशन के लिए कर रहा हूँ, ना कि सिर्फ ऐसे ही कर रहा हूँ। तो सर मज़ा आया आपके साथ काम करके एंड वीडियो बना के। एंड अगर आप लोगों को भी, देखो मैं फिर से यही बोलूँगा कि दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट सेइंग कि एक सिस्टम आपका पैसा बना सकता है। क्योंकि जब हमें लगता है ना कि यहाँ पे बाय बनता है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ मार्केट वहाँ पे चलता नहीं है। तो अगर आप एक सिस्टम बनाते हो और उसको फॉलो करोगे तो आपका पैसा बनता है। और सर ने सही बोला, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो बहुत आपको सुनने में सिंपल लगेंगे, बट एक्चुअली वो वर्क बहुत ब्यूटीफुली करते हैं। फॉलो करना मुश्किल है। फॉलो वही मुश्किल है सर। जब भी मैं अपने ब्रोकर अकाउंट को लॉग इन करता हूँ और वो सेबी का मैसेज पढ़ता हूँ ना कि इतने % लोग लॉस करते हैं, तो पता है सर क्या डिफरेंस है प्रॉफिटेबल ट्रेडर में और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर में? क्या डिफरेंस? माइंडसेट। मैंने ये
इतनी छोटी चीज़ है, इसको मैंने बहुत साल के बाद समझा कि सिर्फ एक माइंडसेट के वजह से एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल नहीं बन पाता है। तो यही चीज़ है, और अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो ही आप सिस्टम फॉलो कर सकते हो, अदरवाइज आप 1 महीने में 2 महीने में यू विल लाइक भाई ये तो अपना काम ही नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम का एक टाइम होता है और वही टाइम पे आपको वो मैक्सिमम रिटर्न बना के दे सकता है। तो यही चीज़ के साथ हम हमारा आज का ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करेंगे। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ही नॉलेजेबल और जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र होते हैं उनके तरफ से आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलेगी। तो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thanks for having me. Thank you.